मई 2025 में एक खास कार्यक्रम से ठीक पहले ऑनलाइन मौजूद एक समूह ने कुछ रहस्यमय चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक ही समय पर कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद हो रहा है। विजय दिवस समारोह से पहले समूह ने देखा कि ये तकनीकी खराबी नहीं बल्कि योजनाबद्ध ब्लैकआउट थे जो ऊपर से तय लग रहे थे। इंटरनेट बंद होना अब आम हो गया है। कई देश ऐसा कर चुके हैं, मगर रूस ने इतनी चालाकी से इंटरनेट बंद किया कि कई बार यह बंदी जैसी नहीं लगती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बॉट्स इस वीडियो को दबाने के लिए क्या करते हैं, मैं फिर भी सच को उजागर करने की कोशिश करूंगा। आप लाइक बटन पर क्लिक करके इसके असर को उल्टा करने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद। 2025 में रूस ने करीब 12,000 बार इंटरनेट बंद किया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया में इंटरनेट बंदी से जितना नुकसान होता है उसका आधे से ज्यादा सिर्फ एक देश में हुआ। 14.6 करोड़ लोगों ने 37,000 घंटे बिना किसी आवाज या दुनिया की जानकारी के बिताए। लेकिन रूस ने भी सब कुछ एक साथ बंद नहीं किया। उनकी रणनीति अनोखी है जिसे कई देश अपना सकते हैं। उन्होंने आबादी को इंटरनेट से काटने के 3 तरीके अपनाए, जिनमें तीसरा सबसे चालाक है। पहला तरीका है पूरी तरह शटडाउन। वे रूस को वैश्विक इंटरनेट से पूरी तरह काट सकते हैं। उन्होंने इसका सफल परीक्षण किया है। दूसरा है आंशिक शटडाउन, जिसमें चुनिंदा शहरों या ऐप्स को बंद कर देते हैं। जून 2025 में उन्होंने ऐसा 650 से ज्यादा बार किया। निजनी नोगोरोड, सारातोव, तुला, ओम्स्क और रोस्तोव जैसे शहरों को बार बार निशाना बनाया गया। लेकिन अपनी तीसरी चाल में वे इसे बंद नहीं करते। वे इसे 16 किलोबाइट रणनीति कहते हैं। डेटा 16 किलोबाइट तक सीमित होने से अधिकांश पश्चिमी वेबसाइटें बहुत धीमी और लगभग बेकार हो जाती हैं। इंटरनेट अभी भी चालू है, इसलिए वे कह सकते हैं कि कुछ भी ब्लॉक नहीं किया। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ज्यादातर देशों के पास ये ताकत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि रूस एक सत्तावादी देश है और वहां प्रमुख सिस्टम्स पर पूरा नियंत्रण है। अगर दूसरे देश इंटरनेट बंद करने के लिए मजबूर करते हैं तो उन्हें भारी कानूनी और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस व्याख्या में कुछ गलत नहीं है, लेकिन असली सुपर पावर जो उनके पास है उसे रूनेट कहा जाता है। रूसी सरकार ने बताया कि देश ने रूनेट का सफल परीक्षण किया, जो वैश्विक इंटरनेट का विकल्प है। रूनेट रूस को इंटरनेट ट्रैफिक नियंत्रित करने और जरूरत पर खुद को वैश्विक वेब से बिना अपने डिजिटल सिस्टम्स को ध्वस्त किए अलग करने की सुविधा देता है। इसकी जड़ में 2019 का एक कानून था। उसी साल रूस ने संप्रभु इंटरनेट कानून पारित किया था, जो उन्हें बाकी दुनिया से अपने इंटरनेट को पूरी तरह से काटने की अनुमति देता है। ज्यादातर देश ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैश्विक संरचना विकेंद्रीकृत है और इसके भारी आर्थिक सामाजिक नुकसान होंगे। लेकिन रूस का संप्रभु इंटरनेट प्रोजेक्ट अपवाद है। जुलाई 2023 तक उन्होंने इसका परीक्षण किया। उन्होंने पूरे रूसी इंटरनेट को अनप्लग कर दिया, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह काम करता है या नहीं। और हैरानी की बात है, यह काम कर गया। यह आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम लगता है, लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है। इस सिस्टम को 2 समूह चलाते हैं। पहला है रोस्कोमनाडजोर, रूस की इंटरनेट पुलिस। मार्च 2026 तक वे फोन व इंटरनेट कंपनियों को डेटा प्रवाह बदलने, फिल्टर लगाने और रूस को अलग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे पूछते नहीं, बस कर देते हैं। दूसरा है FSB, रूस की सुरक्षा सेवा। वे गुप्त रूप से SORM चलाते हैं, जो रूस में हर संदेश, कॉल और ईमेल देख सकता है। उन्हें इंटरनेट कंपनियों से एक्सेस नहीं मांगना पड़ता, उनके पास पहले से ही है। लेकिन आप सोच सकते हैं, अगर यह गुप्त है तो हमें कैसे पता चला कि वे संदेश पढ़ते हैं? जून 2025 में FSB ने क्रीमिया में एक व्यक्ति को यूक्रेन के लिए रूसी सैन्य ठिकानों की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन रूसियों को जासूसी और तोड़फोड़ के लिए भर्ती करने हेतु टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें कैसे पता चला कि कौन से ऐप्स जासूसी में इस्तेमाल हो रहे हैं? कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2025 में उन्होंने रूस के सुदूर पूर्व में एक और व्यक्ति को पकड़ा। FSB द्वारा जारी वीडियो में उस व्यक्ति ने माना कि उसने 2023 में टेलीग्राम से यूक्रेनी संगठनों को रूसी सैन्य उपकरणों की आवाजाही की जानकारी भेजी। मानवाधिकार समूह डिपार्टमेंट 1 ने पता लगाया कि रूस की FSB 2022 की वसंत से लोगों के टेलीग्राम संदेश गुप्त रूप से पढ़ रही है। वे एक आपराधिक जांच कर रहे हैं जिसमें यूक्रेनियों द्वारा रूस के लिए खतरा बनने वाली जानकारी जुटाने की संभावना देखी जा रही है। दरअसल FSB रूसी उपयोगकर्ताओं और यूक्रेनी टेलीग्राम चैनलों या बॉट्स के बीच होने वाली बातचीत की निगरानी कर रही है।
चिंता की बात है कि किसी को नहीं पता वे निजी चैट्स तक कैसे पहुंच रहे हैं। मानवाधिकार समूहों ने नोट किया है कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी पर अधिकारियों के पास यूक्रेनी चैनलों से टेलीग्राम चैट की कॉपी पहले से होती है, जो ठीक नहीं लगता। सरकार का कहना है कि यह सब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। वे रूस को खतरों से बचा रहे हैं, खासकर जब यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी शहरों पर हमला किया। समस्या यह है कि ये शटडाउन किसी युद्ध क्षेत्र के पास नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये शटडाउन तब होते हैं जब कहीं विरोध प्रदर्शन, चुनाव या कोई राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटना होती है। यह रक्षा के बारे में नहीं है। यह लोगों के देखने और कहने पर नियंत्रण रखने के बारे में है, लेकिन इसके लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए था वह एक रात में नहीं बना। एक रहस्यमयी संस्था सालों से इस पर धीरे धीरे काम कर रही थी, जब तक कि उन्हें पूरा नियंत्रण नहीं मिला। उन्होंने इसका नाम RM रखा, सिस्टम फॉर ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज। यह FSB की निगरानी प्रणाली है। 2016 और 2024 के बीच रूसी अदालतों ने लगभग 70 लाख बार निगरानी के अनुरोधों को मंजूरी दी। सिर्फ 2023 में ही 5 लाख से ज्यादा अनुरोधों को मंजूरी दी गई, केवल 272 को खारिज किया गया। यह सिर्फ 0.05% अस्वीकृति दर है। SORM FSB अधिकारियों को बिना वारंट के सभी फोन और इंटरनेट ट्रैफिक तक सीधी पहुंच देता है। टेलीकॉम कंपनियों को पता नहीं चलता कि उन पर निगरानी हो रही है। FSB सीधे कनेक्ट होता है और बाद में कानून लागू होते हैं। 2014 में रूस ने कहा कि रूसी नागरिकों का डेटा रूस में ही स्टोर करना होगा। जुलाई 2025 में उन्होंने कंपनियों को विदेश डेटाबेस से व्यक्तिगत डेटा लेने से रोका। जुर्माना 18 मिलियन रूबल तक है। 2016 के यारोवाया कानून ने मैसेजिंग ऐप्स को FSB को एन्क्रिप्शन कीज देने और सभी संदेश 6 महीने तक स्टोर करने को कहा। हर बातचीत सरकार के लिए सुलभ हो गई। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद उन्होंने फेक न्यूज पर कानून पास किया, जिससे युद्ध पर सरकार से अलग जानकारी साझा करना अपराध हो गया। 2022 से 2024 के मध्य तक सिर्फ ऑनलाइन पोस्ट के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी या मुकदमा हुआ। सबसे बड़ा बदलाव 2019 में संप्रभु इंटरनेट कानून लागू होने पर आया। इस कानून ने इंटरनेट प्रदाताओं को सरकार द्वारा मंजूर डीप पैकेट इंस्पेक्शन उपकरण लगाने के लिए बाध्य किया, जिससे सरकार सभी डेटा की निगरानी और नियंत्रण कर सके। उन्होंने अपनी DNS प्रणाली बनाई। अब अंतर्राष्ट्रीय सर्वर की जरूरत नहीं। अब वे रूस से गुजरने वाले लगभग सभी इंटरनेट ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकते हैं और इंटरनेट को खुद चला सकते हैं। नवंबर 2024 तक उन्होंने इंटरनेट ट्रैफिक को केवल रूस के अंदर रखने की योजना घोषित की। अब आधे से ज्यादा रूसी IP पते सिर्फ 7 सरकार से जुड़ी कंपनियों के नियंत्रण में हैं। रोसटेलेकॉम, मेगाफोन, विमपेलकॉम और MTS जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियों ने TSPU डिवाइस लगाए, जिससे सरकार एक केंद्रीय स्थान से किसी भी चीज को ब्लॉक या धीमा कर सकती है। रूस 2024 से अगले 5 सालों में सिस्टम निर्माण और अपग्रेड पर 60 अरब रूबल, करीब $660 मिलियन खर्च करेगा। यह काम जल्दबाजी में नहीं हो रहा। उन्होंने कानून बनाए, उपकरण लगाए, नियंत्रण केंद्रीकृत कर परीक्षण किया। 2025 तक, जैसा कि मैंने बताया, जब 12,000 शटडाउन शुरू हुए, तब तक सब कुछ पहले से तैयार और चालू था। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद कार्रवाई तेज हो गई। मार्च 2022 में फेसबुक और इंस्टाग्राम को चरमपंथी संगठन घोषित कर रूस में ब्लॉक कर दिया गया, जिससे वहां 80 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर रातों रात गायब हो गए। ट्विटर इतना धीमा कर दिया गया कि वह काम नहीं कर पा रहा था और सभी बड़ी पश्चिमी समाचार साइटें ब्लॉक कर दी गईं, जिससे रूसियों के पास केवल सरकारी जानकारी रह गई। यूट्यूब एक समस्या बन गया क्योंकि 96 मिलियन रूसी इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्रेमलिन ने इसे पूरी तरह से बैन करने से परहेज किया। इसके बजाय जुलाई 2024 में उन्होंने वह 16 किलोबाइट स्लोडाउन ट्रिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2025 के अंत तक यूट्यूब इतना धीमा हो गया था कि रूस में वह लगभग खत्म हो चुका था। प्लेटफॉर्म ने अपने 26% दर्शकों को खो दिया और जो लोग अभी भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, वे पहले की तुलना में 3 गुना कम कंटेंट देख रहे थे। मैसेजिंग ऐप्स को एक एक करके खत्म किया गया। 2024 में सिग्नल और वाइबर ब्लॉक हुए। अक्टूबर में डिस्कॉर्ड भी बंद हुआ। व्हाट्सएप और टेलीग्राम तकनीकी रूप से उपलब्ध रहे, लेकिन सरकार ने उन प्रोटोकॉल्स में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जो वॉयस कॉल्स को संभव बनाते हैं, जिससे इनकी एक मुख्य सुविधा बाधित हो गई। इस अफरा तफरी में एक टूल मसीहा बना। आम रूसी लोगों ने बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए VPN का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने इस विकल्प पर सख्ती की, सोचा समस्या हल होगी।
दिसंबर 2024 तक रूस ने 197 अलग अलग वीपीएन सेवाओं को ब्लॉक कर दिया था। जुलाई सितंबर 2024 के बीच एप्पल को अपने रूसी स्टोर से 98 वीपीएन ऐप्स हटाने पड़े। वीपीएन मुख्य निशाना बने, लेकिन विडंबना यह है कि आम रूसियों के लिए इन्हें ब्लॉक किया गया, जबकि सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए वीपीएन एक्सेस पर 14 अरब रूबल करीब $145 मिलियन खर्च किए। ठीक है, तो रूस में वीपीएन इस तरह काम करते हैं कि वे सरकार की इंटरनेट निगरानी को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आप बस ऑनलाइन सामान्य काम कर रहे हैं। आधुनिक वीपीएन इस मामले में काफ़ी चालाक हो गए हैं। वे एक्सरे या XTLS रियलिटी जैसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका वीपीएन ट्रैफिक सामान्य HTTPS ब्राउजिंग जैसा लगता है। जैसे आप ईमेल या शॉपिंग के लिए सुरक्षित कनेक्शन लेते हैं, वैसे ही सरकार को इनमें फ़र्क पहचानना मुश्किल होता है। ऐसे कुछ टूल्स भी हैं जैसे गुडबाय DPI, जो आपके डेटा भेजने के तरीके के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये पैकेट्स को अजीब तरीके से काटते हैं या उनमें ऐसे बदलाव करते हैं जिससे सेंसर जो पैटर्न मैचिंग करते हैं वो टूट जाती है। ये ऐसे है जैसे किसी संदेश को गड़बड़ कर देना ताकि वे पढ़ ना सकें कि उसमें क्या लिखा है। कुछ वीपीएन तो आपके कनेक्शन को वीडियो स्ट्रीम की तरह छुपा देते हैं या फिर सब कुछ ऐसे सर्वर से भेजते हैं जिन्हें अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया है, तो ये उनके फिल्टर्स को आसानी से पार कर जाता है। इसलिए वीपीएन का आइडिया लोगों को बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अधिकारियों को चकमा दे रहे हैं। वीपीएन्स के साथ जानबूझकर या अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती भी आपके उजागर होने के लिए काफ़ी है। फर्क नहीं पड़ता कि गलती आपकी तरफ से हुई या नहीं। FSB का SORM सिस्टम सभी इंटरनेट प्रोवाइडर्स को हर गतिविधि का लॉग रखने के लिए मजबूर करता है, जिसमें आपका IP एड्रेस, कनेक्शन समय और डेटा उपयोग शामिल है। FSB के पास 2018 से बिना वारंट ये ताकत है कि वो देख सकते हैं आप VPN सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, भले ही ये न जान पाएं कि आप क्या कर रहे हैं। उनकी डीप पैकेट इंस्पेक्शन तकनीक टाइमिंग और व्यवहार से VPN का पता लगा सकती है, भले ही वो छुपा हो। रूस ने लगभग 200 VPN सेवाएं ब्लॉक की हैं। अगर आप नॉर्ड VPN जैसी कोई पॉपुलर सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी, तो उन्हें शायद इसका पता चल जाता है। हालांकि अगर आप अपना खुद का प्राइवेट सर्वर सेटअप करते हैं तो उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे खतरनाक ये है कि अगर VPN गड़बड़ हो या कनेक्शन 1 सेकंड भी टूट जाए, इससे आपकी असली ट्रैफिक दिख सकती है और FSB टाइमिंग से जान सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों को असल में इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया है, खासकर अगर वे ऐसी चीजें देख रहे थे जिसे इंटरनेट पर चरमपंथी कहा जाता है। जो तकनीकी रूप से समझदार लोग हैं, जो टोर को खास ब्रिज के साथ इस्तेमाल करते हैं, वे अब भी काफी भरोसेमंद तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर आप बस एक आम इंसान हैं जो बेसिक VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, इसमें निश्चित रूप से यह खतरा है कि वे इसका पता लगा लेंगे। 2025 के मध्य में इसका पैमाना अचानक बहुत बढ़ गया। मई से जुलाई के बीच रूस हर महीने औसतन 2000 इंटरनेट शटडाउन कर रहा था। अगर तुलना करें तो यह पूरे 2024 में बाकी दुनिया में हुए सभी शटडाउन से भी ज्यादा है। सिर्फ जून 2025 में उन्होंने 54 अलग अलग क्षेत्रों में 655 अलग अलग मोबाइल इंटरनेट आउटेज दर्ज किए। ये शटडाउन रणनीतिक और राजनीतिक थे। जनवरी 2024 में बस्कोरोस्तान और याकुत्स्क में विरोध के दौरान अधिकारियों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिए ताकि लोग समन्वय न कर सकें। बेलगोरोद और कुर्स्क जैसे सीमा क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के नाम पर मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। 2025 में रूस ने व्हाइटलिस्ट सिस्टम शुरू किया, जिसमें मोबाइल इंटरनेट बंद करने के बजाय केवल अनुमोदित रूसी वेबसाइटों तक पहुंच दी गई। आप सरकारी सेवाओं, रूसी बैंकों, यांडेक्स, ओजोन, वाइल्डबेरीज जैसी घरेलू प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकते थे, लेकिन समाचार साइटें, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र जानकारी जैसी बाकी चीजें पूरी तरह ब्लॉक थीं। यह एक शानदार रणनीति थी। अर्थव्यवस्था चलती है, दुकानें खुलती हैं, भुगतान होते हैं, पर आबादी बाहरी दुनिया से कट जाती है। लेकिन आम रूसी लोगों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अक्टूबर 2025 तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल्स देश के 40% यानी 34 क्षेत्रों में ब्लॉक हैं। लोगों को कॉल करने की कोशिश करते समय अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती है। कनेक्शन काम नहीं करता, ऑडियो कट जाता है, टेक्स्ट मैसेज देर से पहुंचते हैं या बिल्कुल भी नहीं भेजे जाते। रूस सभी कॉलिंग ऐप्स के पीछे की तकनीक को ब्लॉक कर देता है, जिससे लोगों को परिवार से बात करने के लिए गूगल मीट का इस्तेमाल करना पड़ता है
या महंगे सामान्य फ़ोन कॉल्स के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मोबाइल इंटरनेट बंद होने पर न तो भुगतान हो पाता है, न ही ट्रेन बस टिकट काम करते हैं। दुकानों में फिर से सिर्फ नकद लिया जाता है। जीपीएस और राइड ऐप्स बंद होने से टैक्सी और कार रेंटल कंपनियां प्रभावित होती हैं। स्कूलों में छात्रों को हफ्तों इंटरनेट नहीं मिलता। रूस की डीएनएस प्रणाली छात्रों की ऑनलाइन गतिविधि देख सकती है और ब्लॉग साइट्स पर सरकारी पेज दिखाती है। उन लाखों रूसियों के लिए जिनके परिवार विदेशों में हैं, यह मुश्किल रहा, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल अक्सर फेल हो जाती हैं। सरकार चाहती है कि सभी मैक्स मैसेंजर इस्तेमाल करें, लेकिन यह सिर्फ रूसी या बेलारूसी नंबरों पर चलता है। परिवार बाहर हो तो संपर्क नहीं हो सकता। रूसी टेक दिग्गज वीके द्वारा बनाया गया मैक्स सब कुछ करता है। मैसेजिंग, पेमेंट्स, सरकारी कामकाज। सरकार इसे सुपर ऐप कहती है। सितंबर 2025 से रूस में हर नए फोन में मैक्स पहले से इंस्टॉल होगा। विरोधी इसे डिजिटल गुलाग कहते हैं, जहां राज्य इंसान के जीवन के हर पहलू को डिजिटल रूप से नियंत्रित करता है। मैक्स रूसी सर्वरों पर चलता है, जहां डेटा सुरक्षित नहीं रहता और यह रूस की आईडी प्रणालियों से जुड़ा है। यह आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, कॉल्स और मैसेजेस ट्रैक करता है। एफएसबी जब चाहे जानकारी ले सकती है। स्कूलों, अस्पतालों में लोगों को इसका उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मॉस्को मेडिकल कॉलेज में छात्रों को मैक्स के बिना खाना या बाथरूम जाने की अनुमति नहीं थी। शिक्षकों ने चैट्स मैक्स पर ट्रांसफर करने से इनकार किया तो नौकरी जा सकती है। यूट्यूब को स्लो करने से सीखने के संसाधन खत्म हो गए। यूट्यूब पर ही सारे अच्छे वीडियो क्लासेस, गाइड्स और छात्रों के लिए लर्निंग मटेरियल्स थे। सरकार ने वीके वीडियो और यूट्यूब पर काफ़ी पैसा लगाया, लेकिन दोनों खराब हैं। न तो अगले वीडियो के लिए अच्छे सुझाव देते हैं और न ही अप्रूव न होने वाली चीज़ें दिखाते हैं। रूसी लोग ऐसे बुलबुले में हैं जहां सिर्फ सरकार की मंजूरी वाली चीज़ें मिलती हैं। दुनिया भर की असली जानकारी से कटे हुए और कई मामलों में अपने विदेश में रहने वाले परिवारों से भी ये सारे तकनीकी सिस्टम और सरकारी नियंत्रण, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। 11.9 अरब डॉलर का यह आर्थिक नुकसान 2025 में दुनिया भर में इंटरनेट बंदी से हुए कुल नुकसान के आधे से भी ज्यादा है। रूस ने ये खुद अपने साथ किया। 2019 से 2024 के बीच ई कॉमर्स मार्केट जबरदस्त तरीके से बढ़ा, 7.5 गुना बड़ा हुआ और 12.6 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच गया। 2025 की इंटरनेट बंदियों ने सब बर्बाद कर दिया। वाइल्डबेरीज और रोजन सरकार की व्हाइट लिस्ट में थे, इसलिए ब्लैकआउट में भी चलते रहे। हजारों छोटे व्यवसाय और फ्रीलांसर जो सीधे ग्राहकों को बेचते या सोशल मीडिया से मार्केटिंग करते हैं, उनकी आमदनी ठप हो गई। खराब मोबाइल इंटरनेट ने डिजिटल प्रगति को खत्म कर दिया। 2025 के अंत में नकदी का उपयोग तेजी से बढ़ा, क्योंकि बैंकिंग एप्स और कार्ड रीडर को मोबाइल इंटरनेट चाहिए जो अक्सर ऑफलाइन हो जाते थे। रूसी टेक कंपनियों ने क्लाउडफ्लेयर जैसी वैश्विक टूल्स और सॉफ्टवेयर सेवाओं तक पहुंच खो दी, जिससे लागत और मुश्किलें बढ़ गईं। पश्चिमी प्रतिबंधों ने स्थिति और खराब कर दी। जून 2024 में अमेरिका ने रूस को आईटी सपोर्ट और क्लाउड सेवाएं बेचने पर रोक लगा दी। रूसी कंपनियों को संदिग्ध ग्रे मार्केट स्रोतों से उपकरण खरीदने पड़े, या इससे भी बुरा, रूसी निर्मित उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। लागत बढ़ गई, गुणवत्ता घट गई। एमटीएस और मेगाफोन जैसी कंपनियों ने 5G अपग्रेड की बजाय मौजूदा नेटवर्क चलाने पर ध्यान दिया। अपग्रेड बार बार टलते रहे क्योंकि उपकरण लाने या खरीदने की क्षमता नहीं थी। 2024 में रूस ने 4,17,000 वेबसाइट ब्लॉक की। सबसे डरावनी बात यह है कि 85% ब्लॉक बिना अदालत के आदेश हुए। फेडरल टैक्स सर्विस ने 1,42,000 और रोस्कोमनाडजोर ने 1,32,000 साइटों को ब्लॉक किया। कुछ अनाम सरकारी एजेंसी, शायद प्रोसिक्यूटर जनरल का कार्यालय, ने और 62,000 साइटों को ब्लॉक किया। याद है हमने बताया था कि अब सरकार से जुड़ी 7 कंपनियां रूस के आधे से ज़्यादा आईपी एड्रेस कंट्रोल करती हैं। यह संयोग नहीं, कम प्रदाता से नियंत्रण आसान होता है। अब क्षेत्रीय अधिकारी बिना टेलीकॉम कंपनियों से बात किए मोबाइल नेटवर्क बंद कर सकते हैं। सिर्फ स्विच दबाकर पूरा क्षेत्र तुरंत बंद हो जाता है। रूस की इंटरनेट पाबंदी ने सिर्फ आज़ादी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने अर्थव्यवस्था को भी वैसे ही बर्बाद कर दिया जैसा और कुछ नहीं कर सका। छोटे व्यवसाय और फ्रीलांसर बर्बाद हो गए, प्लेटफॉर्म ठप हो गए, कभी कभी वे असफल हुए, क्लाइंट से संवाद टूट गया। शटडाउन में ऑनलाइन स्टोर्स की कमाई गई, केवल नकद भुगतान से जोखिम बढ़ा और डिजिटल क्लाइंट्स ने साथ छोड़ दिया।
रूस की सेंसरशिप के चलते इंटरनेट प्रोवाइडर्स को महंगे DPI और TSP डिवाइस खुद खरीद कर इंस्टॉल व मेंटेन करने पड़े और वो $660 मिलियन जो सरकार ने सेंसरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च किए, वो सारा खर्चा सीधे प्रोवाइडर्स पर आ गया और आखिरकार आम लोगों पर जो इंटरनेट के लिए पैसे देते हैं। जुलाई 2025 में पुतिन ने एक कानून पर साइन किया जिसमें आपको ऑनलाइन गलत चीजें सर्च करने पर जुर्माना भरना पड़ता है। आप पूछ सकते हैं कि गलत क्या है जो सरकार को पसंद नहीं है। स्वतंत्र समाचार, LGBT+ कंटेंट, कुछ भी। आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपकी हर सर्च सीधे FSB को भेज देता है। सिर्फ जिज्ञासा में गूगल करना भी कानूनी परेशानी में डाल सकता है। लोग जानते हैं कि हर क्लिक देखा जा रहा है, इसलिए वे क्लिक करना, सर्च करना और सवाल पूछना बंद कर देते हैं। लोग खुद को सेंसर कर रहे हैं क्योंकि वे डरे हैं। करोड़ों रूसी अब दुनिया से कटे हुए और अलग विचारों से अनजान हैं। वे कहानी का दूसरा पहलू नहीं सुन पा रहे हैं। एक ही संदेश बार बार दोहराए जा रहे हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वे खतरों से घिरे हैं। कुछ भी विश्वसनीय नहीं है। आप किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको हर समय यह चिंता रहती है कि काम, बातचीत या जीवन के लिए जरूरी साधन कभी भी बंद हो सकते हैं, जिससे निराशा और चिंता होती है। लोग जानते हैं कि उनकी हर क्लिक देखी जा रही है, इसलिए वे क्लिक करना, खोज करना और सवाल पूछना बंद कर देते हैं। वे डर के कारण खुद को सेंसर कर रहे हैं। लाखों रूसी खुद को दुनिया से अलग थलग महसूस करते हैं क्योंकि वे दूसरे विचार और कहानी का दूसरा पक्ष नहीं देख या सुन पाते। सिर्फ वही संदेश बार बार दोहराए जा रहे हैं, जिससे लोग सोचते हैं कि वे खतरे में हैं और कुछ भी भरोसेमंद नहीं है। आप किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको बस लगातार निराशा और चिंता से जूझना पड़ता है, यह जानते हुए कि काम के लिए, लोगों से बात करने के लिए या बस जीने के लिए जिन भी साधनों की आपको जरूरत है, वे कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं। कड़े नियंत्रण के बाद भी कई रूसी असली इंटरनेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रूस में VPN का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और यह सरकार व लोगों के बीच चूहे बिल्ली का खेल बन गया है। 2025 की शुरुआत में 36% रूसियों ने कहा कि वे VPN का इस्तेमाल करते हैं। 18 से 40 साल की उम्र के लोगों में यह संख्या 60% तक पहुंच जाती है। लोगों ने शैडो सॉक्स और ट्रोजन जैसे टूल्स अपनाए जो VPN ट्रैफिक को वेब ब्राउजिंग जैसा बना देते हैं, जिससे पहचानना और ब्लॉक करना कठिन होता है। टेलीग्राम अब भी स्वतंत्र समाचार का मुख्य जरिया है। 2024 के अंत तक रूस में 2 करोड़ नए यूजर जुड़े और 14% रूसी इसे मुख्य समाचार स्रोत मानते हैं। सरकार टेलीग्राम की वॉइस कॉल्स की स्पीड कम करती है और जब 2024 में फ्रांस ने टेलीग्राम के संस्थापक को गिरफ्तार किया तो लोगों को इस प्लेटफॉर्म के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी। सीमा क्षेत्रों और कब्जे वाले इलाकों में कुछ लोगों ने स्टारलिंक का सहारा लिया। यह रूस में आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित है और इसका आयात करना गैर कानूनी है, लेकिन स्टारलिंक टर्मिनलों की एक बड़ा काला बाजार मौजूद है। यूक्रेनी सरकार ने बताया कि रूसी सेना और कुछ नागरिक सुरक्षित इंटरनेट के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेसएक्स ने 2500 से ज्यादा टर्मिनल्स को बंद कर दिया है जो अनधिकृत जगहों पर इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन काला बाजार फिर भी चलती रहती है। इसका तरीका काफी चालाक है। सैटेलाइट्स संकीर्ण केंद्रित बीम्स में सिग्नल भेजते हैं जो केवल 1-2 डिग्री चौड़ी होती हैं। इससे उन्हें जाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि आप सचमुच किसी के डिश के बिल्कुल पास न खड़े हों। डिश खुद ब खुद अलग अलग सैटेलाइट्स में स्विच हो सकती है, जिससे अगर FSB सिग्नल इंटरसेप्ट भी करे तो भी वे नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ये डिशें इतनी छोटी हैं कि लोग इन्हें पिज्जा बॉक्स कहते हैं, जिससे इन्हें छुपाना या तस्करी करना आसान होता है। रूसी लोग इन्हें ब्लैक मार्केट से यूक्रेन या दुबई से लेते हैं, जबकि वहाँ ये अवैध है। यहीं से स्थिति विडंबनापूर्ण और जटिल हो जाती है। ज्यादातर रूसी लोग स्टारलिंक नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उपकरण की कीमत $2500 है और सेवा का खर्च हर महीने $100 से ज्यादा है। अगर FSB आपको इसके साथ पकड़ती है तो आप फंस सकते हैं क्योंकि वे सैटेलाइट सिग्नल डिटेक्ट कर सकते हैं। ये असंतुष्टों या कार्यकर्ताओं की ज्यादा मदद नहीं करता, लेकिन जानते हैं कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है? यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिक। जी हाँ, सच में। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने पता लगाया कि रूसी सैन्य इकाइयां दुबई में बिचौलियों के जरिए हजारों स्टारलिंक टर्मिनल खरीद रही हैं और प्रतिबंधों से बच रही हैं। वे ड्रोन और संचार के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं, खासकर जहां सब कुछ जाम हो जाता है। अवदीवका के पास 83वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने भी ऐसा किया था। रूस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों से यूक्रेन के स्टारलिंक को जाम करने की कोशिश कर रहा है और असली लड़ाइयों में ब्लैकआउट कर चुका है।
उन्होंने यूक्रेनी स्टारलिंक को हैक करने की भी कोशिश की। तो ये तकनीक, जिसे लोगों को आज़ादी और बिना सेंसरशिप वाला इंटरनेट देने के लिए बनाया गया था, रूस में ज्यादातर सिर्फ उनकी सेना को यूक्रेन से लड़ने में मदद कर रही है। एफएसबी दरअसल सेना को जितने चाहे टर्मिनल्स तस्करी करके लाने देती है, क्योंकि इससे उन्हें फायदा मिलता है। लेकिन अगर कोई आम आदमी सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है तो वे उस पर सख्ती से कार्रवाई करते हैं। काफी अजीब है ना? इन उपायों का इस्तेमाल जोखिम भरा है। 2024 में रूस ने इंटरनेट ब्लॉक्स बाईपास करने की जानकारी साझा करना अपराध बना दिया। वेबसाइट्स और सोशल मीडिया को वीपीएन इस्तेमाल करने के निर्देश हटाने पड़े। और अगर आप ऑनलाइन कोई राजनीतिक गतिविधि करते हुए पकड़े जाते हैं तो वीपीएन का इस्तेमाल आपकी सजा को और भी कड़ा बना देता है। अब इसे गंभीर आपराधिक परिस्थिति मानते हैं। लोग सेंसरशिप के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसके तोड़ निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार इसे और मुश्किल और खतरनाक बना रही है। रूस का इंटरनेट लॉकडाउन सिर्फ उनकी समस्या नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट को टुकड़ों में बांट रहा है। इसे स्प्लिंटर नेट कहा जाता है, जिसमें वैश्विक इंटरनेट की जगह अलग अलग नियंत्रित हिस्से बन जाते हैं। रूस चीन समेत अन्य देशों के साथ मिलकर खुद का इंटरनेट बना रहा है। दिसंबर 2025 में रूस चीन ने इंटरनेट नियंत्रण पर चर्चा की। रूस चीनी जासूसी तकनीक की नकल कर भुगतान सिस्टम बना रहा है जो चीन के डिजिटल सिल्क रोड से जुड़े हैं। यह प्रोजेक्ट चीन द्वारा वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और नियंत्रित करने का प्रयास है, जैसे इंटरनेट केबल, 5G नेटवर्क निगरानी सिस्टम, क्लाउड सेवाएं और डिजिटल पेमेंट्स, ताकि दूसरे देश पश्चिमी सिस्टम की बजाय चीनी तकनीक पर निर्भर हों। रूस ने अभी हर तानाशाह को दिखा दिया कि यह कैसे करना है। उन्होंने साबित कर दिया कि आप अपने देश को दुनिया के इंटरनेट से काट सकते हैं और फिर भी चीजें चला सकते हैं, भले ही वह पहले से खराब हो। अमेरिकी सरकार ने 2024-2025 में रूस को खास तकनीक बेचने पर रोक लगाई ताकि वे जासूसी उपकरण न ले सकें। लेकिन इससे अनजाने में आम रूसियों के लिए सेंसरशिप से बचना मुश्किल हो गया और बड़ी टेक कंपनियां भी फंसी हैं। रूस ने गूगल को धीमा किया, जिससे रूसी क्रिएटर्स यूट्यूब से कमाई नहीं कर सकते। गूगल अभी भी वहां एंड्रॉयड सेवाएं दे रहा है। रूस ने यूट्यूब की धीमी गति का दोष गूगल पर लगाया, लेकिन गूगल ने रूस पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया। क्लाउडफ्लेयर सेंसरशिप से बचाव में मदद करता है, इसलिए रूस ने उस पर कड़ी कार्रवाई की। 2025 के मध्य तक रूस ने लगभग सभी क्लाउडफ्लेयर सेवाएं ब्लॉक कर दी थीं। फ्रीडम हाउस, एक्सेस नाउ और नेटाब्लॉक्स जैसी संस्थाएं इन पर नजर रखती हैं। 2025 में उन्होंने कहा कि रूस ने इंटरनेट ब्लॉकिंग में नया निम्न स्तर छू लिया, जो अब चीन, ईरान और म्यांमार जितना ही बुरा है। ये समूह सबूत इकट्ठा करते हैं और रूसियों के पास जो भी इंटरनेट स्वतंत्रता बची है उसके लिए लड़ते हैं। रूस मार्च 2026 में पूर्ण अलगाव की योजना बना रहा है। क्या वे दुनिया के इंटरनेट से पूरी तरह कट सकते हैं? हाँ, वे सभी अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन ब्लॉक कर सकते हैं और सब कुछ अपने डीएनएस सिस्टम से चला सकते हैं। वे पहले ही जरूरी चीजें बना चुके हैं, लेकिन इसमें काफी पैसा लगेगा और अन्य देशों के साथ रूस के जो भी व्यापार और विज्ञान संबंध बचे हैं वे शायद बर्बाद हो जाएंगे। रूस शायद ईरान या तुर्कमेनिस्तान की तरह सीमित इंटरनेट वाला देश बन जाएगा, जहां लोग केवल सरकार द्वारा स्वीकृत सेवाएं जैसे मैक्स, वीके और सरकारी वेबसाइट्स ही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी बीच तकनीक से जुड़े कुछ लोग यह तरीका निकाल लेंगे कि इन दीवारों को कैसे पार किया जाए और असली इंटरनेट देखा जाए। इससे रूस दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ वे लोग जो प्रचार के बुलबुले में रहेंगे और दूसरी तरफ वे लोग जिन्हें असलियत का पता होगा कि असल में क्या चल रहा है। आम रूसी लोग इससे निपटने का तरीका निकालेंगे या कानूनों के बोझ तले पूरी तरह दब जाएंगे। इसका जवाब वक्त देगा।